नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। मैं शिवांश आज आप लोगों से बात करूंगा राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में, जो कि हमारे संविधान के भाग 18 में वर्णित हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग समझिए। आइए दोस्तों, इसको शुरू करते हैं। क्या होती हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ? 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं। पहला है राष्ट्रीय आपात के घोषणा की शक्ति, दूसरा है राष्ट्रपति शासन की घोषणा की शक्ति और तीसरा है वित्तीय आपात की घोषणा की शक्ति, जो कि क्रमशः अनुच्छेद 352, 356 और 360 में वर्णित हैं। इसलिए इसको याद करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। कैसे होगा याद? तो सबसे पहले राष्ट्रीय आपात 352 में उसमें 4 जोड़ेंगे तो 356 राष्ट्रपति शासन, और फिर 4 जोड़ेंगे तो वित्तीय आपात 360। इस प्रकार से अगर आपसे प्रश्न पूछ देता है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जा सकती है, तो आपको पता है कि 352। उसके बाद 4 जोड़ेंगे तो राष्ट्रपति शासन यानी कि 356, और फिर 4 जोड़ेंगे तो 360, जो कि वित्तीय आपात की घोषणा की शक्ति का उसमें वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से हमको ये याद हो गया कि किस अनुच्छेद में कौन से आपात उपबंध की व्यवस्था की गई है। आइए अब बारी बारी से हम तीनों आपात उपबंधों को समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि राष्ट्रीय आपात होता क्या है, नेशनल इमरजेंसी क्या है। तो इमरजेंसी या फिर राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के अनुसार यह है कि यदि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि संपूर्ण भारत या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में है, तो वह राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। यानी कि अगर किसी देश के साथ हमारे देश का युद्ध हो जाता है या फिर कहीं से कोई बाह्य आक्रमण हो जाता है, कोई हमारे देश पर अटैक कर देता है, या फिर भारत के किसी हिस्से में सशस्त्र विद्रोह शुरू हो जाता है, तो अगर भारतीय राष्ट्रपति को ये लगता है कि हमारे देश की सुरक्षा खतरे में है, तो वह राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। यह है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत इसका क्या उल्लेख किया गया है, किस प्रकार से राष्ट्रीय आपात को लागू किया जाएगा। इसके बाद जो संविधान में 44वां संशोधन किया गया, उसमें 2 बदलाव किए गए। पहले आंतरिक अशांति इसमें उल्लेख था, लेकिन बाद में उसको चेंज करके सशस्त्र विद्रोह किया गया, और साथ ही साथ ये भी जोड़ा गया कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश होगी तभी राष्ट्रीय आपात जो है लागू होगा। अगर मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति को यह सिफारिश नहीं कर रहा है, तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति नहीं कर सकते। लेकिन युद्ध या विद्रोह की आशंका के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। और अगर हमें राष्ट्रीय आपात को बढ़ाना हो, उसको विस्तारित करना हो, तो क्या किया जाए? यदि राष्ट्रपति की घोषणा का संसद के दोनों सदन 1 माह के भीतर अलग अलग विशेष बहुमत से अनुमोदन कर दें, तो राष्ट्रपति की घोषणा की तिथि से 6 माह के लिए यह तिथि विस्तारित हो जाती है। इसी प्रकार से 1 से अधिक बार राष्ट्रीय आपात की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि इसके लिए क्या करना होगा? तो राष्ट्रपति की जैसे ही घोषणा हुई, उसके 1 माह के भीतर अगर संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से अनुमोदन हो, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विशेष बहुमत से राष्ट्रीय आपात की जो घोषणा है उसको क्या कर दिया जाए? अनुमोदित कर दिया जाए, उसे पारित कर दिया जाए, तो इसको हम 6 माह के लिए बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद इसको जितनी बार ऐसे ही संसद के दोनों सदन अनुमोदन इसका करते चले जाएं, अपने आप जो है ये विस्तारित होती चली जाएगी। उसके बाद आइए देखते हैं कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा की समाप्ति किस प्रकार से होती। तो दोस्तों, 3 प्रकार से राष्ट्रीय आपात की घोषणा की समाप्ति की जा सकती है। सबसे पहला तरीका है जब संसद द्वारा इसका अनुमोदन न किया जाए, यानी कि किसी भी लोकसभा या फिर राज्यसभा के द्वारा अगर इसका अनुमोदन नहीं होता है, तो ये अपने आप घोषणा की समाप्ति हो जाएगी। दूसरा तरीका है राष्ट्रपति किसी भी समय अगर उन्हें लगता है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा को वापस ले लेना चाहिए, तो वो इसके समाप्ति की घोषणा कर सकते हैं। और तीसरा, लोकसभा साधारण बहुमत से इसे पारित कर दे अगर सदन में, तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा की समाप्ति हो जाएगी।
ठीक है, तो इस प्रकार से 3 तरीके से राष्ट्रीय आपात को जो है वापस लिया जा सकता है। इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं? तो सबसे पहला प्रभाव इसका यह होता है कि संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है और राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखते हैं। यानी कि जैसे ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो जाएगी, संसद के पास यह अधिकार होगा कि वो राज्यों के लिए कानून बना सकता है और साथ ही साथ राज्यों के विषय पर जो भी राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो आ जाती है। अध्यादेश क्या होता है पिछले हम लोग वीडियो में अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राज्य सूची और समवर्ती सूची और केंद्र सूची, ये तीनों क्या होते हैं इसका अंतर भी आपको पता होना चाहिए। केंद्र सूची ऐसे विषय होते हैं जिसमें केवल केंद्र की सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची ऐसे विषय होते हैं जिसमें केवल राज्य की सरकारों के पास अधिकार होता है कि वो उस पर कानून बना सकता है। और समवर्ती सूची ऐसे कुछ विषय होते हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों को बराबर कानून बनाने के अधिकार होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है प्रभाव राष्ट्रीय आपात के हो सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रभाव ये होगा कि राज्य की जो प्रशासनिक शक्ति है वो राष्ट्रपति के निर्देश पर चलाई जाएगी, जिससे क्या होगा कि देश की जो संघात्मक प्रणाली है वो कैसी हो जाएगी? एकात्मक हो जाएगी। संघात्मक प्रणाली क्या है? केंद्र और राज्य के आपस के सहयोग से चलने वाली प्रणाली। जबकि एकात्मक प्रणाली ऐसी हो जाएगी जिसमें केवल और केवल केंद्र का शासन चलेगा, राज्य का अपना शासन नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से जैसे ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है, सारे अधिकार केंद्र सरकार के पास आ जाते हैं। दूसरा इसका एक और प्रभाव जो तीसरा है वो है मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं। हमने ये मौलिक अधिकारों वाले वीडियो में ही ये इस बात को डिस्कस कर लिया था कि कौन कौन से अधिकार जो हैं वो राष्ट्रीय आपात की स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मौलिक अधिकार जो सामान्य नागरिकों को मिले हुए हैं वो भी उनसे लिए जा सकते हैं, वो भी निलंबित हो सकते हैं जब तक कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा बनी रहती है। इसके साथ ही जो लोकसभा है उसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, यानी कि 5 वर्ष का कार्यकाल होता है लोकसभा का। और अगर मान लीजिए कि वहाँ पर लोकसभा का कार्यकाल उसी वर्ष समाप्त होना है लेकिन राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो जाती है, तो 1 वर्ष के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा। और अगर मान लीजिए कि राष्ट्रीय आपात को विस्तारित किया जाता है 6 माह के लिए और फिर से 6 माह के लिए, और अब भी जो है राष्ट्रीय आपात पूरे देश में लागू है, तो लोकसभा को फिर से 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार से ये प्रक्रिया चल सकती है आगे भी। तो दोस्तों ये तो हो गया कि राष्ट्रीय आपात के क्या प्रभाव हमारे देश पर पड़ सकते हैं। इसके बाद आइए हम देखते हैं दूसरे आपात उपबंध के बारे में, यानी कि राष्ट्रपति शासन के बारे में। राष्ट्रपति शासन में क्या होता है, इसके क्या प्रावधान है, इसकी समाप्ति की घोषणा किस प्रकार से होगी, इसके क्या प्रभाव होंगे, इन सब चीज़ों को आइए देखते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि राष्ट्रपति शासन होता क्या है। तो अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राज्यपाल के प्रतिवेदन से या राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाए कि किसी प्रांत के शासन में संविधान के प्रावधानों के अनुसार उसको नहीं चलाया जा रहा है, तो वह प्रांत में असंवैधानिक या फिर संवैधानिक विफलता की घोषणा कर सकता है। इसी को राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। क्या अर्थ हुआ इस बात का? तो मतलब ये है कि जिस राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को यह प्रतिवेदन दे दे कि विधानमंडल के पास उचित बहुमत नहीं है उस राज्य में शासन करने के लिए, या फिर संविधान के प्रावधानों के अनुसार उस राज्य में शासन नहीं हो रहा है, या फिर राष्ट्रपति को स्वयं से इस बात का ज्ञान होता है कि किसी राज्य में प्रांत में संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन नहीं चलाया जा रहा है, तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो जाती है, संवैधानिक विफलता की घोषणा हो जाती है, जिसे ही राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति की घोषणा का यदि 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदन अलग अलग 2 माह के भीतर साधारण बहुमत से अनुमोदन कर दें, तो यह घोषणा अपनी तिथि से 6 माह के लिए विस्तारित हो जाती है। इसी प्रक्रिया से इसको एक बार और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा। 1 वर्ष से अधिक बढ़ाना होगा तो इसके लिए 2 शर्तें हैं।
अगर वो पूरी होंगी तो ही 1 वर्ष से इसके लिए इसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है। तो इसकी पहली शर्त क्या है कि संपूर्ण भारत या उस प्रांत में या उस प्रांत के किसी हिस्से में राष्ट्रीय आपात लागू हो। और दूसरी शर्त यह है कि भारत का निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे कि प्रांत में चुनाव नहीं कराए जा सकते। इन 2 कंडीशंस को अगर पूरा कर रहा होगा तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जा सकता है, अन्यथा यह 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि जो होती है वो 3 वर्ष की होती है एक प्रांत में, उसके अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। ये दोनों शर्तें पूरी होने के बावजूद भी, ये दोनों शर्तें पूरी हों उसके बावजूद भी इसको हम 3 वर्ष से अधिक विस्तारित नहीं कर सकते राष्ट्रपति शासन को। इसके बाद आइए देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा की समाप्ति कैसे होती है। तो 3 तरीके इसके भी हैं। राष्ट्रपति कभी भी अपनी घोषणा को वापस ले सकता है, दूसरा संसद द्वारा इसका अनुमोदन न किया जाए, और तीसरा शर्तें पूरी न हो। यदि शर्तें पूरी नहीं हो रही हैं, जो 2 शर्तें थीं वो अगर पूरी नहीं होती हैं तो अपने आप राष्ट्रपति शासन की घोषणा की समाप्ति हो जाती है और उस जगह पर चुनाव जो है चुनाव आयोग करवाता है। उसके बाद आइए देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन का प्रभाव क्या होता है। तो राज्य की जो प्रशासनिक शक्ति है वो राष्ट्रपति के हाथों में आ जाती है और उसके प्रतिनिधि यानी कि व्यवहार में राज्यपाल के द्वारा उस राज्य पर शासन चलाया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा प्रांत के किसी भी प्रशासनिक संस्था की शक्ति को ग्रहण किया जा सकता है। इसका एकमात्र अपवाद उस राज्य का हाई कोर्ट है या फिर उच्च न्यायालय है, यानी कि उस राज्य में जो भी प्रशासनिक शक्तियां हैं उन सब को राष्ट्रपति के निर्देश पर चलाया जाएगा, बस हाई कोर्ट को छोड़कर। इसके अलावा दूसरा प्रभाव ये होगा कि राज्य के विधानमंडल को भंग कर दिया जाएगा या फिर निलंबित अवस्था में रखा जा सकता है और संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया जा सकता है एवं राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इन कारणों से संघात्मक ढांचा इस अवस्था में भी एकात्मक बन जाता है, लेकिन मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रपति शासन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसा कि राष्ट्रपति शासन में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन राष्ट्रीय आपात में मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। तो ये 2 मुख्य अंतर हैं इन दोनों में, राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन में। आइए अब राष्ट्रपति शासन से जुड़े कुछ तथ्यों को देखते हैं। सबसे पहला, राष्ट्रपति शासन सबसे पहले पंजाब में 1951 में लागू किया गया था। अब तक लगभग 115 बार और उससे अधिक राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 356 को डेड लेटर की संज्ञा दी है। एसआर बोम्बाई वर्सेस एमपी स्टेट 1996 में 3 जो है निर्णय मुख्य रूप से न्यायालय ने दिए। क्या? तो अनुच्छेद 356 या राष्ट्रपति शासन पर विचार किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन का पुनरावलोकन किया जा सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। न्यायालय यथास्थिति को बहाल कर सकता है, यानी कि 3 निर्णय निकल कर आए कि अनुच्छेद 356 या फिर राष्ट्रपति शासन पर जो है न्यायालय विचार कर सकता है। दूसरा ये कि इसको न्यायालय में इसका पुनरावलोकन हो सकता है। अगर कोई निर्णय न्यायालय दे देता है तो इसका पुनरावलोकन भी कर सकता है और साथ ही साथ न्यायालय जो है पुरानी स्थिति को बहाल करने की भी शक्ति रखता है। इसके बाद आइए यह देखते हैं कि वित्तीय आपात क्या होता है। अनुच्छेद 360 में ये बताया गया है कि यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि भारत की वित्तीय साख या वित्तीय स्थिरता खतरे में है तो वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। यानी कि भारत पर अगर वित्तीय संकट आ जाता है तो भारत का राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। इसमें अगर इसकी घोषणा का विस्तार करना हो तो उसके लिए क्या होगा, तो यदि राष्ट्रपति की घोषणा के 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदन साधारण बहुमत से अलग अलग अनुमोदन कर दें तो राष्ट्रपति की घोषणा तब तक लागू रहती है जब तक कि राष्ट्रपति इसे वापस न ले लें। यानी कि घोषणा के पश्चात यदि संसद के दोनों सदन साधारण बहुमत से इसको पारित कर देते हैं तो घोषणा तब तक बनी रहेगी जब तक राष्ट्रपति स्वयं इसे वापस न ले लें, इसकी घोषणा न करें कि ये इसे वापस लिया जाता है। दूसरा, इसे राष्ट्रपति स्वयं आदेश जारी करके कभी भी वापस ले सकते हैं। इसके लिए लोकसभा में कोई साधारण बहुमत या फिर किसी विशेष कंडीशन की जरूरत नहीं होगी। कभी भी राष्ट्रपति को जब इच्छा हो तब ये वित्तीय आपात की घोषणा को वापस ले सकते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं कि वित्तीय आपात के क्या प्रभाव होंगे।
सबसे पहला प्रभाव है राष्ट्रपति द्वारा राज्यों को वित्तीय आचरण के निर्देश जारी किए जा सकते हैं। यानी कि राज्यों में किस प्रकार से धन का व्यय होगा उसके लिए केंद्र जो है सभी राज्यों को निर्देश जारी कर सकता है। साथ ही साथ सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जा सकती है, उसको कम किया जा सकता है। और तीसरा प्रभाव ये होगा कि जितने भी राज्य हैं सभी के धन विधेयक को राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है। यानी कि जो भी धन विधेयक किसी विधानमंडल में राज्य के पारित किया जाता है वो उस पर राष्ट्रपति पुनर्विचार कर सकते हैं, उसे वापस लौटा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये वित्तीय आपात के प्रभाव हो गए। तो दोस्तों हमने राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात तीनों जो है शक्तियों को राष्ट्रपति की देख लिया। आशा करता हूं कि आपको ये पूरा का पूरा ट्यूटोरियल समझ में आया होगा, पूरी की पूरी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों ने अपना इतना समय मुझे दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।